अनुभव लेते हैं और हम फिर 1.5 घंटे बाद 7 बजे से हम जैविक खेती की, आहार की चर्चा करते हैं, समाज की संस्कृति चर्चा करते हैं, भारतीय परंपरा की चर्चा करते हैं। हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि हमारा देश कैसे पुनः ऋषि और कृषि परंपरा युक्त हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, आत्मनिर्भर भारत बने और एक भारत विश्व गुरु बने। और दिख भी रहा है, आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार के ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं कि हमारा देश निश्चित है विश्व गुरु बनेगा, भारतीय संस्कृति पुनः स्थापित होगी। और हम सबका सहयोग जो इस कार्यक्रम में लगातार सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, उनके पुरुषार्थ को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। पतंजलि परिवार की ओर से सभी भाई बहन सहयोग कर रहे हैं और करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और मैं आदरणीय आगे का संचालन आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे जो भारत में उत्कृष्ट किसान हैं उनकी हम स्टोरी बना रहे हैं और उनका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। किसानों से पूछ रहे हैं कि आपके द्वारा बताई गई जानकारी सही है। किसान का जब संतुष्टि हो जाती है और वो उस पर अपना सहमति प्रदान कर देता है किसान, यहाँ आपके द्वारा लिखी गई हमारी कहानी स्टोरी सही है, ये भारत सरकार को भेजी जाती है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए अब हम सुनते हैं आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को, सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मुनीलाल जी, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। सबसे पहले मैं मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जो आज संगीतमय और आध्यात्मिक योगा करवाया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से आपने कराया, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जिले में जहां भी करवाते होंगे लोग इससे लाभान्वित होते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आज जो हमारा कार्यक्रम है, जो हम केस स्टडी के प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, केस स्टडी के प्रेजेंटेशन में आज हमारे 3 प्रेजेंटर हैं, पर केस स्टडीज 9 हैं। सो 9 केस स्टडीज को 3 लोग प्रेजेंट करेंगे। उनमें से मुख्तार अहमद जी हैं, वो 3 करेंगे। दिनेश जयमवाल जी के पास 5 हैं और स्वप्निल जी 1 करेंगे। तो मैं सबसे उम्मीद यही कर रहा हूं कि अपने अपने किसानों को उन्होंने एकत्रित कर लिया है और किसानों को समझा दिया है कि कैसे होना है। तो अपने वो केस स्टडी को प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद किसान से पुष्टिकरण करेंगे। एक केस स्टडी में हम मैक्सिमम 4 मिनट रखेंगे, जिस 4 मिनट में हम पुष्टिकरण को भी शामिल कर रहे हैं। तो मैं अब समय ज्यादा न लेते हुए मुख्तार अहमद जी को आमंत्रण दूंगा, वो आए और अपने 3 केस स्टडीज को प्रेजेंट करें। उसके बाद दिनेश सेमवाल जी आएंगे और अंत में जो प्रेजेंटेशन है वो स्वप्निल पीजे जी का है। तो मैं मुख्तार अहमद जी को आमंत्रण देना चाहूंगा। मुख्तार जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं कर्नाटक से हूँ। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ श्री के महालिंगम जी के बारे में। महालिंगम जी गुडेम नलगोंड तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सबसे पहले 10 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की थी PBRI के तहत। वहाँ से इन्होंने ट्रेनर फार्मर की जैसे इन्होंने वहाँ से क्वालिफाइड किया, ट्रेनर फार्मर वहाँ से बने। और बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने अपने गांव में आके प्रैक्टिकली केमिकल फ्री फार्मिंग की इन्होंने कोशिश की और वहाँ पे वो सक्सेस भी रहे। सफलता भी उन्होंने वहाँ से हासिल की जो केमिकल फ्री फार्मिंग में। और वहाँ से सिर्फ 1 एकड़ में इन्होंने धान की फसल उगाई। और धान की फसल के साथ साथ वो कंपेयर करने लगे, तुलना करने लगे केमिकल फ्री फार्मिंग और केमिकल वाली फार्मिंग में तुलना करने लगे। तो वहाँ से इनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलने लगे। तो इसी के साथ साथ वो लोगों को बताने लगे कि डिफरेंस में क्या फ़र्क है दोनों में। और दोनों में फ़र्क बताने लगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, लोगों का स्वास्थ्य, ये सब बताने लगे। तो फार्मर्स इनसे इंस्पायर हुए, इंटरेस्ट बताने लगे कि हमें भी केमिकल फ्री फार्मिंग सीखना है। तो इन्होंने PBRI के तहत एज ए ट्रेनर फार्मर कुछ 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को इन्होंने एज ए ट्रेनी फार्मर ट्रेन किया है। और इनके पास टोटल 8 गाय हैं। फार्मिंग एक्सपीरियंस इनका 20 एकड़ का है, 20 साल का है।
लेकिन केमिकल फ्री फार्मिंग ये पिछले 4 वर्ष से ये केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं। टोटल इनके पास 20 एकड़ जमीन है, जिसमें ये 1 एकड़ में एक प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें ये धान की फसल उन्होंने उसमें उगाई है। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिस अरब की बात आती है, तो इन्होंने भी जैसे पंचगव्य, दशपर्णी, जीवामृत, बीजामृत जैसे बनाते हैं, ये खुद भी अपने फार्म में इसको प्रिपेयर करते हैं और यूटिलाइज करते, यूज करते हैं अपने फार्म में। जैसे आप फोटोज में देख सकते हो, ये जीवामृत इन्होंने जीवामृत प्रिपेयर करते हुए ये फोटो है, और ये इनकी फील्ड की फोटो है, और अपने साथियों के साथ ये ट्रेनी फार्मर्स के साथ शायद ये जीवामृत प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेजर अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो इन्होंने कंपेयर किया केमिकल फ्री फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में इन्होंने कंपेयर किया। तो केमिकल फार्मिंग का लागत खर्च कुछ 38,000 रुपये इनका खर्च आया, जो कि केमिकल फ्री फार्मिंग में 23,000 का इनका खर्च आया। तो यही बात फार्मर को समझाते हुए इन्होंने साबित किया कि जैसे लागत खर्च कम आता है तो ऑटोमेटिकली हमारी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन इन्होंने अपने फार्म का कहीं से भी नहीं करवाया। और मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग ये बाय फोन कॉल्स, जैसे क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है, तो बाय फोन कॉल ही ये अपने खुद की मार्केटिंग कर लेते हैं। अभी मैं महालिंगम जी को इनवाइट करना चाहता हूँ, वो आए और अपने बारे में मतलब इसके बारे में पुष्टिकरण करें। महालिंगम गारू, रांडी एंड चपंडी। మహాలింగం గారు, మహాలింగం గారు, మైక్ ఆన్ చేయి, మైక్ ఆన్ చేయండి. హలో మహాలింగం గారు. హలో, ఓకే, చెప్పండి. హలో, చెప్పండి మహాలింగం గారు. చెప్పండి సార్. అడగండి సార్. నేను ఏం చెప్పండి కదా, ఇక అది కరెక్ట్ ఉన్నావా లేదా అది చెప్పండి ఇక్కడ. సార్, ఇక్కడ ఆర్గానిక్ ద్వారానే వ్యవసాయం చేస్తున్నా సార్ నేను. మనకు మంచిగా స్పందన ఉంది సార్. మన ఇక్కడ మా మార్కెట్ ఏరియాలో చుట్టుపక్కల రైతులు కూడా మంచిగా మా కాడని కొనుగోలు చేస్తారు. మంచిగా మాకు పంట ఆర్గానిక్ వల్ల చాలా మంది కూరగాయలు కానీ మన వడ్లు కూడా మన ఆర్గానిక్ రైస్కు మనకు 8,000 నుంచి వెళ్ళి ఒక కింటకు 6,000, 8,000 దాకా వస్తుంది సార్. అదే కెమికల్ రైస్ కాయ మాత్రం 3,500 మాత్రమే దొరుకుతుంది సార్. మనకు 8,000 దాకా మన కింట 10,000 కూడా పోతుంది సార్ ఒక రైస్ ఆడి. ఓకే, నేను ఇక చెప్పింది కదా అది కరెక్ట్ ఉన్నారా? అది సార్, నేను ఈరోజు చెప్పాను కదా, అవును సార్. అది ఎలా పుష్టికరణ చేస్తావా నువ్వు, ఎలా కరెక్ట్ ఉన్నావా అది? కరెక్టే సార్. ఓకే, కరెక్టే సార్. ఓకే 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 మహాలింగం గారు, థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. ठीक है, धन्यवाद महालिंगम जी। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी वेल्दी पवन जी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, वेल्दी पवन जी के बारे में हम बात करेंगे। वेल्दी पवन जी मंडल चिंतलपूड़ी गांव, चिंतलपूड़ी मंडल, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश से ये आते हैं, और ये सिर्फ 28 वर्ष के हैं। इन्होंने बीएससी कंप्लीट किए और एक कंप्यूटर कंपनी में, हैदराबाद की कंप्यूटर कंपनी में ये टीचिंग का जॉब करते थे। और इन्होंने 2018 में हरिद्वार में, जो कि फार्मर्स मीटिंग थी हरिद्वार में, वहाँ पे ये फार्मर मीटिंग को अटेंड किया वहाँ पे, और वहीं से श्री बाबा रामदेव जी
और पीपी बालकृष्ण आचार्य जी से ये इंस्पायर होके अपने गांव में आके जैसे ही वहाँ का ये अटेंड किए तो एज ए ट्रेनर फार्मर वो क्वालिफाइड हो गए और पीबीआरए के तहत वहाँ क्वालिफाइड हो गए ट्रेनर फार्मर के जैसे अपने गांव में आके इन्होंने लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वहाँ पे आदरणीय ये रमेश जी पूरी बंद कर लें। सॉरी पवन जी प्लीज म्यूट। ओके थैंक यू। सॉरी 2018 में जैसे इन्होंने एज ए ट्रेनर फार्मर क्वालिफाइड किया तो और बाबा रामदेव जी से पीपी बालकृष्ण आचार्य जी से इन्होंने जैसे इंस्पायर हुआ और इनके पास इनको एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए, स्वस्थ वातावरण के बारे में सोचा जाए, साफ पानी के बारे में सोचा जाए। अगर हम केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो इसी के चलते इन्होंने प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया था अपने अपने आपके खुद के लैंड में केमिकल फ्री फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो जाहिर ट्रेनिंग से पहले से ही इनके पास गाय वगैरह थे तो ये तभी से प्रैक्टिस करते थे जीवामृत घनजीवामृत पंचगव्य प्रिपेयर करने का। और जैसे ट्रेनिंग लेके आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली अभी ये प्रिपेयर करके इसको कैसा छिड़कना, इसको कैसा यूटिलाइज करना वो सब इनको अ, अच्छे से पता चल गया था। तो बहुत ही उसका फायदा ये अपने फार्म में उठाने लगे। तो जैसे इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की अभी ये ट्रेनिंग करने का जब वक्त आया तो ये कुछ 185 लोगों को अपने गांव के आसपास के 185 लोगों को ये टीच करने लगे, ट्रेनिंग करने लगे ऑर्गेनिक ग्रोअर के बारे में। ऑर्गेनिक ग्रोअर के इन्होंने ट्रेनिंग की और इन्होंने बताया कि केमिकल फ्री फार्मिंग कैसे करते हैं और उसमें कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं उसमें। ऑलरेडी इनके पास 6 गायें थे। फार्मिंग एक्सपीरियंस इनका 5 साल का रहा है। टोटल इनके पास 10 एकड़ जमीन है जिसमें 1 एकड़ प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें ये धान की फसल उगाते हैं और प्रैक्टिस अडाप्टर जो है इनका वही जीवामृत घनजीवामृत पंचगव्य ये खुद प्रिपेयर करते हैं और खुद प्रिपेयर करके और अपने फार्म में वो यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं ये फील्ड की फोटोज है जिनमें ये खड़े हैं और दूसरा ये फार्म लैब का बोर्ड है हमारा और तीसरा ये खेत अच्छे से बढ़ गया था तो उस टाइम का फोटो ये है। और मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो केमिकल फ्री फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में इन्होंने फर्क देखा, अंतर देखा इन्होंने। और केमिकल फार्मिंग में इनको कुछ 35,000 का लागत खर्च आता था, जो कि केमिकल फ्री फार्मिंग में 32,000 का खर्च इनको आने लगा। तो जैसे खर्च कम हुआ तो ऑटोमेटिकली इनकी इनकम भी बढ़ गई। तो वहीं से ये अब 1 एकड़ से ज़्यादा करने की ये सोच रहे हैं। गवर्नमेंट से इनको किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन नहीं मिला, किसी भी तरह का स्कीम का इन्होंने लाभ नहीं उठाया और मार्केटिंग भी ये खुद ही करते हैं बाई होम बाई फ़ोन कॉल से मार्केटिंग करते हैं। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा वेल्दी पवन जी को, वो आए और पुष्टिकरण करें। वेल्दी पवन जी। నమస్కార్ సార్, నా పేరు పవన్ కుమార్. ముక్తార్ అహ్మద్ గారు చెప్పింది వాస్తవం. నేను పీబీఆర్ ట్రైనింగ్కి పతంజలి వచ్చి హరిద్వార్లో ట్రైనింగ్ జరిగిన దగ్గర నుంచి నాకున్నటువంటి భూమిలో నేను ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ నా ఫామ్ ల్యాబ్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్లో ఫామ్ ల్యాబ్ ఒక నాకున్నటువంటి భూమిలో నేను ఫామ్ ల్యాబ్ ఒక నమూనా నేను చేసేటువంటి పొలాన్ని నమూనా కింద చూపిస్తూ గ్రామంలో ఉన్న రైతులందరినీ కూడా వాళ్ళని ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేపించేదానికి నాకు పీబీఆర్ నుంచి నాకు ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ చాలా దోహదపడింది. అలానే నా తోటి రైతులందరినీ కూడా ఇది చేపించడానికి ఒక యూనిటీగా గ్రూప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళందరినీ కూడా
ఒక గ్రూప్ గా ఏర్పడి వాళ్ళందరి చేత ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయించడానికి నాకు ఇది ఒక అవకాశంగా తీసుకొని పీబీఆర్ ద్వారా సర్టిఫికేషన్ కూడా నేను వారి ద్వారా కూడా రైతులకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. थैंक यू धन्यवाद ओके पवन सर, जी। थैंक यू सर। मैं अभी हम बात करेंगे श्री किशोर जी के बारे में। किशोर जी गुंडेपल्ली ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से आते हैं। ये 44 साल के हैं। इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएट किया है और एक प्राइवेट कंपनी में, हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उस दौरान ये फार्मर्स मीटिंग जो कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हुई थी, उस फार्मर मीटिंग में अटेंड हुए 2018 में। और वहीं से ये श्री बाबा रामदेव जी और पीपी बालकृष्ण आचार्य जी से ये इंस्पायर होके एज ए ट्रेनर फार्मर क्वालिफाइड होके अपने गांव में आके लोगों को ये ट्रेनिंग देना शुरू किए। और वहीं से ये अपने आसपास के गांव में कुछ 106 लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया। और लोग भी इनके ट्रेनिंग से और इनके प्रैक्टिस से खुश होकर और खुद भी केमिकल फ्री वो अडॉप्ट कर चुके हैं। इनके पास 5 गाय हैं। इनका फार्मिंग एक्सपीरियंस, नेचुरल फार्मिंग का एक्सपीरियंस 5 साल का है। 20 एकड़ ज़मीन में ये 1 एकड़ की गन्ने की खेती करते हैं। 20 एकड़ की टोटल ज़मीन 20 एकड़ है इनके पास, तो उसमें सिर्फ 1 एकड़ ये अभी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं शुगर केन की। तो मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो शुगर केन को इन्होंने जैसे ऑर्गेनिक जैगरी के तौर पे इन्होंने मार्केटिंग किया अपनी जैगरी की। तो शुगर केन को ये ऑर्गेनिक जैगरी में कन्वर्ट करके 1 केजी से 10 केजी के पैकेज को प्रिपेयर करके प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में बना के हैदराबाद के मार्केट में मार्केटिंग करते हैं। और इनकी यही एक मेजर अचीवमेंट है जो कि ऑर्गेनिक वो शुगर केन का मार्केटिंग करते हैं। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से इनको किसी तरह का लाभ नहीं ये उठा पाए और इनका फील्ड का भी किसी तरह का सर्टिफिकेशन हुआ नहीं है। तो मार्केटिंग की बात अगर की जाए तो ये अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करते हैं जो कि हैदराबाद में करते हैं। तो मैं किशोर जी को इन्वाइट करना चाहूँगा, किशोर जी आए और पुष्टिकरण करें। किशोर जी। किशोर सर। హలో, ఎస్ సార్। వినిపిస్తుందండి? సార్। అందరికీ నమస్తే. అదే ముక్తార్ చెప్పింది కరెక్టేనండి. సో పీబీఆర్ఐ ట్రైనింగ్ మాకు చాలా ఉపయోగపడింది. అక్కడి నుంచి చాలా మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము ఊర్లో వాళ్ళకి. సో ఈ ఇయర్ నుంచి మేము 10 acres వరకు కూడా ప్యాడీ చేస్తున్నాము. సో ఈ జాగరీ తయారు చేసి రిలేటివ్స్ కి వీళ్ళకి ఇస్తున్నామండి, మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నాము. సో చాలా లాభంగా ఉంది. అలాగే సిసేమి ఆయిల్ కూడా చేసి ఇస్తున్నాము. సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో అంతా బాగుంది. సర్టిఫికేషన్ కి వెళ్తున్నాము. వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అది ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. थैंक यू मुख्तार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दिनेश सेमवाल जी को आमंत्रण दूंगा कि आए और अपनी केस स्टडीज को प्रस्तुत करें। दिनेश जी। जी धन्यवाद सर, प्रणाम। और केस स्टडी के सिलसिले में मैं आप सभी को नमन करते हुए हमारी जो प्रथम किसान हैं आदरणीय सविता जी येलने दीदी जी,
मैं उनकी कहानी, उनकी केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। वो इस समय उपस्थित हैं। आप पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के नियमित सदस्य हैं और योग, आहार और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में कई लोगों को आप मार्गदर्शन दे रही हैं। आपका जो गांव है वो वर्धा जिले का कान्हापुर गांव है, महाराष्ट्र का, और आपको लोग सविता ताई के नाम से बुलाते हैं। आपने जो खेती की शुरुआत 2008 जैविक खेती की शुरुआत 2008 में की, और इसके लिए प्रेरणा मिली आपको सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिकंदराबाद से। साथ में ही श्री सुभाष शर्मा जी, जो कि योगाहार के नियमित सदस्य हैं, उनकी हम को भ्रमण करने का भी आपको मौका मिला। और शुरुआत में 1 एकड़ जमीन से आपने जब खेती शुरू की और अपने उत्पादों को बेचना शुरू किया, तो आपको लगा कि धीरे धीरे उनके जो ग्राहक हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आपने पूरे 6 एकड़ जमीन में खेती करना प्रारंभ किया। और 2021 आते आते जो आपके घर से कुछ दूरी पर 3 एकड़ जमीन बची थी, उसमें भी आपने पूरी तरह से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ किया। और इस अभियान में, खेती के अभियान में, जैविक खेती, नैसर्गिक खेती के अभियान में आपके आसपास के कई महिला किसान प्रेरित हो रही हैं और कुछ अपने लिए और कुछ बेचने के लिए भी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरणा पा रही हैं। आपकी जो गौशाला है उसमें 6 देसी नस्ल की गाय हैं, दो बैल हैं। इन गायों से जो मिलने वाला जो दूध है घरेलू खपत के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन जो इनसे गौमूत्र और गोबर मिलता है, आप उससे बहुत अच्छे से खाद तैयार करते हैं। आपके गौशाला को देखने के लिए योगाहार के आदरणीय सदस्य श्री किशोर दुबे जी भी गए थे, तो उन्होंने भी बताया और हमने इस कहानी में मेंशन किया है कि किस तरह से आपने गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए सुंदर सिस्टम तैयार किया है। आपके पास कुल मिलाकर 12 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने का। 6 देसी गाय और 2 बैल आपके पास हैं और 9, अब टोटल 9 एकड़ भूमि में आप जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और जो फसलों की बात करें तो जो सभी तरह की मौसमी सब्जियां, पपीता, तुअर, सोयाबीन, गेहूं और गन्ना आप उगाते हैं। और जहाँ तक प्रैक्टिसेस हैं कि कैसे आप उनको अपने सॉइल को हेल्दी बनाती हैं और फसलों को सुरक्षित करती हैं, तो नाटिव कंपोस्ट और जीवामृत और संजीवक जल से आप अपनी फसलों को पोषित करते हैं और साथ में उनके सुरक्षा के लिए 10 पर्णी और नीम अर्क का आप बखूबी प्रयोग कर रही हैं। हमारे पास ये कुछ चित्र आपके प्राप्त हुए हैं, जो कि आप किस तरह से बीजों को बो रही हैं और ट्रे में। उसके बाद जो मिक्स फार्मिंग करती हैं आप वेजिटेबल्स की, वाल बीन और पपाया की खेती दिख रही है। अगर हम स्लाइड को थोड़ा नीचे कर दें जी। और आप किसानों को प्रशिक्षण देती हैं, चित्र इसमें है। साथ में आपने जो दुकान, अभी इसका जिक्र आएगा, आपने जो खोली है उस पे उसका ये चित्र दर्शाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकंदराबाद औरंगाबाद में जब आपने स्टॉल लगाया था, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपकी खूब तारीफ की कि किस तरह से एक महिला अपनी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाते हुए उसका विपणन प्रणाली को दुरुस्त कर रही है। साथ में आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अवार्ड प्राप्त हैं, एक चित्र प्राप्त हुआ है और उसमें एक लिंक, वीडियो लिंक भी साझा की गई है। अगर अचीवमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य जीवन उन्नति अभियान के तहत आपने कई किसानों को ट्रेन किया है और पतंजलि योगाहार के माध्यम से आप कई महिला किसानों को प्रेरित कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा आपकी सराहना हुई है और अभी आपका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको अभी कोई सहायता नहीं मिली है। मार्केटिंग की बात करें तो 2008 में सविता दीदी ने रोड के किनारे बैठकर टोकरियों में सब्जी बेचना प्रारंभ किया। उसमें पपीता और दूसरी सब्जियां होती थी और 2012 आते आते उन्होंने वहीं घर के पास ही, जो नागपुर वर्धा रोड पर है, और अपने खेत के किनारे ही एक दुकान खोल दी
जो अभी हमने चित्र में देखा, और हर दिन 2 बजे से और 2 बजे से और 6 बजे तक आप अपनी दुकान खोलती हैं। अब दिन में नागपुर और वर्धा से आने और जाने वाले लोग उनसे विषमुक्त सब्जियां लेते हैं, नेचुरल सब्जियां लेते हैं, और हर दिन जो आपकी इनकम है वो 1000 रुपये से और 2500 रुपये तक, और अगर औसत आपकी एक दिन की आय कहें तो 1600 रुपये तक आप मिल जाती है। और अपनी इस दुकान पर आप जो ताजी जैविक सब्जियां तो बेचते हैं, साथ ही प्रसंस्कृत जो चना, तुअर, हल्दी पाउडर और पपीता बेचती हैं, और सोयाबीन और बची हुई जो तुअर है वो आप बाजार में या फिर मंडी में बाजार भाव से बेचती हैं। और आप इन उत्पादों पर बढ़े हुए दाम नहीं लेती हैं, क्योंकि आपका मानना है कि आप घर से ही बेच रही हैं, और जो ट्रांसपोर्ट में जो पैसा लगता था वो एक तरह से आप बचा रही हैं। और ये कारण है कि आपके उत्पादों का स्वाद अच्छा है और लोगों का हर दिन आपकी दुकान पे आना जाना रहता है, तो आप एक सफलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। मैं आदरणीय सविता जी से निवेदन करता हूं कि आए और 1 मिनट में अपनी कहानी का सत्यापन करें। आदरणीय सविता दीदी जी। आपको आवाज सुनाई दे रही है सविता जी? आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। सभी को ओम। जी सभी को ओम जी। जी ओम जी, आप ना 1 मिनट में अपनी कहानी का सत्यापन करें प्लीज। जी मैं अभी सभी को प्रणाम। मैं अभी 1-1.5 साल से पतंजलि से योगाहार से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं पूरे 9 एकड़ में मैं ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ। और ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से जो मेरा उगने वाला जो सब्जी भाजी का है, और जो तुअर दाल बाकी प्रोडक्ट गेहूं वगैरह है, सब कुछ मैं अपने स्टॉल पर ही बेचती हूँ, और इसी से मेरे को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और मैं घर में, मेरे घर गैया है और बैल भी है, उसके गोमूत्र और गोबर के साथ ये खेती मैंने चालू की है। 2008 से मैं ये खेती कर रही हूँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद दीदी। अब हाँ। हमारे जो दूसरे किसान हैं वो हैं वो जो अब मैं खेत में छू, तो मेरा थोड़ा वीडियो दिखाती हूँ। दीदी, ये वीडियो हम ना अगली बार देखेंगे। अभी दूसरे किसान की स्टडी होगी तो हम पुनः आपको दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में पुनः बुलाएंगे। जी धन्यवाद जी 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 धन्यवाद। हमारे दूसरे किसान हैं वो है श्री विजय विश्वकर्मा जी। श्री विजय विश्वकर्मा जी महाराष्ट्र यवतमाल जिले में एक गांव पड़ता है पूषण, और वहीं के एक सेवानिवृत्त किसान हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और उन्होंने शिक्षक से खेती किसान की यात्रा तय की है। और आप पतंजलि योगाहार से जुड़े हुए सदस्य हैं। उन्होंने 2017 में इस यह आभास हुआ कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रासायनिक और कीटनाशकों से पटे हुए हैं। तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद 2.5 एकड़ जमीन की, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, और 2.5 एकड़ जमीन में उन्होंने अपनी खेती करना शुरू किया। और साथ में आदरणीय सविता जी से निवेदन है वो माइक ऑफ करें। और 2.5 एकड़ जमीन में उन्होंने खेती करना शुरू किया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने जो शुरुआत की वो सोशल मीडिया को देकर के, यूट्यूब को देकर के कि किस तरह से नैसर्गिक खेती करते हैं, तो उनको ये लगा कि गाय लेना जरूरी है। तो 2 गाय उन्होंने शुरुआत में खरीदी, गिर नस्ल की, और अब ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का सिलसिला प्रारंभ किया। साथ ही उनको ये आभास हुआ और उन्होंने इस कहानी में साझा भी किया कि लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को कुछ जटिल बना लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक देसी गाय हो तो आप अपनी प्राकृतिक खेती तसल्ली से और आसानी से शुरुआत उसकी कर सकते हैं। आपके पास अब तक जो है 10 गाय हैं, और आपका जो जैविक नैसर्गिक का आपका एक्सपीरियंस है वो 5 वर्ष हो चुका है, और आप 2.5 एकड़ जमीन आपकी है, और जो बाकी जमीन है वो आपके भाई की है। तो कुल मिलाकर
10.5 एकड़ जमीन में आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तुअर, सोयाबीन, चना, हल्दी, आंवला, अनार, बेल, बेर, केला, मौसमी संतरा, ये सब आपके खेत में उगता है। और आप जो फर्मेंटेड गोबर है उसकी खाद देते हैं अपने फसलों को, और साथ में जो 10 पर्णी है और गौमूत्र है, जीवामृत है, इससे फसल सुरक्षा के लिए और उसकी बढ़वार के लिए आप कार्य करते हैं। और जब आपको लगता है कि आपकी हल्दी में कोई पीलापन आ रहा है तो उसके लिए आप बबूल की पत्तियों को फर्मेंटेड करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ चित्र हैं जो देसी गिर गाय की हैं आपके फार्म से। आप क्योंकि आपके आंवला, अमरूद वगैरह निकालते हैं तो इसमें ये फ्रूट हर दिन कुछ न कुछ फल आपके फार्म से निकलता रहता है। ये हल्दी का प्लॉट है और साथ में ये सोयाबीन का चित्र, और सोयाबीन के चित्र को सोयाबीन की खेती को भी आप बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करते हैं। और आपका जो मेजर अचीवमेंट अगर कहें तो एक सेवानिवृत्त टीचर, जैसे कि लोग कहते हैं कि उसे तो अब आराम करना चाहिए, लेकिन आपने जो खेती किसानी सफलतापूर्वक कर रहे हैं ये बड़े आपकी सफलता है। और साथ में आप पीजीएस सर्टिफिकेशन आप कर रहे हैं, और आपकी जो मार्केटिंग है वो अमेजन से हो रही है, और स्थानीय बाजार में भी आप अपना उत्पाद बेचते हैं। और 40% जो टर्मरिक है वो आपका ऑनलाइन जाता है अमेजन के माध्यम से। तो मैं श्री विजय विश्वकर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और कृपया 1 मिनट में अपनी कहानी का सत्यापन करें। श्री विश्वकर्मा जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही सर। हाँ, सभी किसान भाइयों को प्रणाम। अभी जो भाई साहब ने यहाँ स्टोरी मेरी पढ़ी है, पूरी तरह से सच है वो। और खेती की शुरुआत ही मैंने प्राकृतिक खेती से की है, और धीरे धीरे उसमें जो मैंने स्वयं अध्ययन किया है और जो पाया है कि शुरुआत मैंने मेरे परिवार में जहर मुक्त अन्न कैसे मैं हमारे परिवार को दे सकूं, इसके लिए शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे अब मेरा ये काफिला थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को आवश्यकता है जहर मुक्त अन्न की, सब्जियों की, फलों की, फूलों की। और एक बड़ा आनंद मिलता है। मैं भले सेवानिवृत्त हो गया हूँ, लेकिन बड़े आनंद से गायों के साथ और सभी पेड़ पौधों के साथ बातचीत करते हुए, और मैं समझता हूँ कि बहुत कम खर्च होता है और आमदनी निश्चित प्राकृतिक खेती में ज़्यादा है। और लोगों तक हम जहर मुक्त अन्न पहुंचा सके, उसका एक माध्यम जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका एक और अलग आनंद है। और गायों से सिर्फ दूध नहीं, उसके गोबर से अभी तो मैंने केचुआ खाद का भी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो मैं कहता हूँ कि खेती ये सिर्फ एक खेती नहीं, एक वो उद्योग है, एक इंडस्ट्रीज बन सकती है अगर सही तरीके से उसमें देखिए। और दिन भर अगर आपने कहा कि खेती मात्र उद्योग नहीं, एक खेती नहीं, एक उद्योग भी बन सकता है, जीवन का उद्योग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे पुनः हम मुख्य अतिथि आप रहेंगे हमारे, और आपकी बात में आदरणीय श्री वैभव ठाकरे जी से निवेदन करता हूं कि वो उपस्थित रहे। मैं आपकी कहानी पढ़ रहा हूं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में गांव है बाधर। इस गांव में एक 35 वर्षीय किसान श्री वैभव ठाकरे जी हैं। वैभव ठाकरे जी सन 2017 से अपनी 15 एकड़ जमीन में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती उन्होंने करना प्रारंभ किया। श्री सुभाष शर्मा और सुभाष पालेकर जी से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप कुछ समय से आप पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के नियमित सदस्य हैं और सैकड़ों युवाओं को आहार और योग के बारे में जागृत कर रहे हैं। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत शेतकारी संकल्प प्रकल्प से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें आप सभी ने मिलकर लगभग 7,000 किसानों के साथ कार्य किया है। और पतंजलि के युवाओं के साथ जो जुड़े हैं उनसे मिलकर के आपकी संख्या कई हजार बढ़ जाती है। आपका जो आपके पास गाय हैं वो 4
4 गाय हैं और जो आपका खेती का जो अनुभव है अपना 5 वर्ष का है। टोटल जो खेती है 33 एकड़ आपकी है, उसमें से 15 एकड़ पर जैविक प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं। जो क्रॉप्स हैं उसमें कपास है, तुअर है, सोयाबीन, चना और सरसों के साथ आप जो सब्जियां का उत्पादन कर रहे हैं। आपके पास एक ऑरेंज ऑर्चर्ड भी है 3 एकड़ का। वैभव जी की खास बात यह है कि आप जो बहुत सारी प्राकृतिक खादें बना रहे हैं, जीवामृत, गो 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 कृपा अमृत और फर्मेंटेड जो गोबर की जो खादें हैं, साथ में जो उसमें अलग अलग अगर फसल सुरक्षा की बात करें तो मट्ठे से कई तरह के आप लिक्विड बनाते हैं। साथ में 10 पर्णी का एक अलग सीरीज है, जो ज्वार के आटे, तंबाकू, मिर्च की एक अलग सीरीज है, हींग, कौच के बीज पाउडर और इससे जो कवक रोग हो जाते हैं फसलों को, उसको नियंत्रण करने की अलग सीरीज है। तो 3 दर्जन लगभग आप प्रैक्टिस करते हैं, 3 दर्जन प्राकृतिक दवाएं बनाते हैं क्रॉप्स के लिए। तो ये आपके लिए भी और आपके जो युवा साथी हैं उनके लिए भी एक उत्साह की बात है। और आपका जो चित्र प्राप्त हुआ है, तो आप वार्तालाप करते हुए अपने खेत में जो किसानों के साथ कृषि प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर और ट्रेनिंग देते हुए एक चित्र प्राप्त हुआ है। पिछली बार जो योगाहार 525वां योगासो हुआ है, उसमें संबोधित करते हुए किसानों को और साथ में आपके जो खेती से संबंधित, प्राकृतिक खेती से संबंधित हमें न्यूज प्राप्त हुई हैं। और आपकी जो मेजर अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है, तो 7,000 से अधिक किसानों के साथ प्राकृतिक खेती करना और योग और आहार को नियमित आगे ले जाना, ये बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं। सर्टिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। और जो आप मार्केटिंग की बात करें आपकी, तो आप अपने 6 किसान मित्रों के साथ गेहूं, तुअर, चना का प्रोसेसिंग यूनिट आपने लगाई है और ये सब मिलकर के आप बाजार भाव के साथ मंडी में बेचते हैं। आपका जो उत्पादन सकल उत्पादन है वो कोई 3.5 लाख रुपया के आसपास है। और आप खेत खलियान से जो आपको मिलने वाली जो शुद्ध आय है वो 2 लाख रुपये से अधिक है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आए 1 मिनट में अपनी कहानी का सत्यापन करें। श्री वैभव ठाकरे जी। श्री वैभव जी से निवेदन कि आप तक हमारी आवाज आ रही है ठाकरे जी? आ रही है सर। जी 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 जी, कृपया 1 मिनट में अपनी कहानी का सत्यापन कीजिएगा। ठाकरे जी आप म्यूट हो गए हैं। जी जी। किसानों को जैविक खेती कैसे करेंगे जी धन्यवाद वैभव ठाकरे जी। मुझे लगता है कि आपकी आवाज वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मैं तब तक श्री गजानन तुलसीराम बाजर जी से की कहानी पढ़ता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो उपस्थित रहें और अपनी कहानी का अंत में अपनी कहानी का सत्यापन करने की कृपा करें। श्री गजानन तुलसीराम बाजर जी महाराष्ट्र के वाशिम जिले के नेतांसा गांव से हैं और आप पतंजलि के साथ 2011 से जुड़े हुए हैं। आपने एक एफपीओ की शुरुआत भी 2019 में की है और उसका जो कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन 2020 में हो पाया है। और आप लगभग 500 किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती करने के लिए आपने प्रेरित किया है, उन्हें रसायन से प्राकृतिक खेती की ओर लौटाया है। और अपने जो एफपीओ के 250 जो सदस्य हैं वो पूरी तरह से अपनी खेती प्राकृतिक तौर पर करने लगे हैं।
आप के पास 8 गाय हैं और जो फार्मिंग का जो अनुभव है प्राकृतिक खेती का 8 वर्ष का है। कुल आपके जो जमीन है 9 एकड़ में आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आप खरीफ में तुअर और सोयाबीन, रबी में जो कुसुम सफोला है और चना, बंसी, गेहूं, सरसों और फ्लैक्स सीड उगाते हैं। और आप पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जो गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग करते हैं और जीवामृत अमृत को आप फसलों में सिंचाई के माध्यम से देते हैं। जो आपके एफपीओ के सदस्य हैं उनके साथ आप मिल करके ढेंचा और सन की जो हरी खाद है उसको बोते हैं और जो माटी का स्वास्थ्य है उसको अच्छा करते हैं। साथ में एक तरोटा करके भी एक दलहनी फसल है, उसका उपयोग भी आप खाद के रूप में करते हैं। ये जो कुछ चित्र आपके प्राप्त हुए हैं जो कुसुम की खेती के और बंसी गेहूं के और इसके साथ ही फ्लैक्स सीड के और जीवामृत आपके चना की फसल के लिए रेडी है। और आप कुछ न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से जो आपका ये समाचार पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। और मेजर अचीवमेंट की बात करें तो आप अपना एफपीओ को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने लगे हैं और सरकारी जो सहायता है उसमें 50 लाख की जो सब्सिडी है प्रति वर्ष आपको एफपीओ के लिए मिल रही है। और जो आपके जो लैब भी आपने स्थापित की है मानव विकास योजना के तहत और सर्टिफिकेशन अभी अंडर प्रोसेस है। और मार्केटिंग की बात करें तो आप मार्केटिंग के लिए अभी आप सामान्य तौर पे अपने उत्पादों को बेच रहे हैं और उसको बाजार भाव पे मंडी में आप उसको बेच रहे हैं। और आपका जो एनुअल जो ग्रॉस इनकम है 5.5 लाख रुपया है और जो शुद्ध जो आपकी आय है आपको मिलती है, इनकम मिलती है तो वो लगभग 4.5 लाख रुपये तक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ श्री गजानन बाजड़ जी से वो आए और 1 मिनट में अपनी कहानी का सत्यापन करें। श्री बाजड़ जी। ओम जी। ओम सर जी। आवाज सुनाई दे रही सर? जी आप बोलिए जी। हाँ, ओम। आदरणीय दैनिक योगाहार के सभी को प्रणाम। हमारे कंपनी के बारे में आदरणीय दिनेश जी शेमोल जी सर ने जो कहा है वो सच है। मैंने मेरे गांव में पतंजलि नाम से ही 1, 2, 3, 4 ऐसे समूह बने हैं और उससे 10 समूह से योग ऋषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बने हैं। मैं 2014 से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। मुझे आस्था टीवी से स्वामी जी और आचार्य जी और राजू दीक्षित से जो जानकारी मिलती है और दैनिक योगाहार कार्यक्रम और डॉक्टर चौहान साहब से फार्मर लैब की जानकारी मिली है और उदय देवड़ानकर जी सर है उससे तिलहन की जानकारी मिली है। हमारे क्लस्टर में तिलहन की ज्यादा खेती कर रहे हैं क्योंकि बाजार के रिफाइंड तेल खाने से मानव का आरोग्य खराब हो रहा है। इसलिए राई, सूरजमुखी, आलसी, तिल, मूंगफली, सफोला मराठी में करडई म्हणतात त्याला उसकी बुआई कर रहे हैं और हम घर की ही केमिकल मुक्त तेल खा रहे हैं। ओम धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय बाजड़ जी। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही लंबी है, हमने शॉर्ट में पढ़ा और आप उसका आपने सत्यापन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली कहानी पढ़ता हूँ श्री अनिल चमोला जी से जी की। और अनिल चमोला जी एक सेब उत्पादक हैं। 60 वर्षीय श्री अनिल चमोला जी वर्तमान में उत्तराखंड की उत्तरकाशी जनपद में स्थित मोरी ब्लॉक में एक गांव है गेचड़ गांव, वहाँ के निवासी हैं काफी समय से। वैसे वो उनके उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे खेती है लेकिन वो अभी पिछले कुछ वर्षों से सेब उत्पादन पे उनका फोकस है और सेब उत्पादन भी प्राकृतिक तौर पे उत्पादन। और आपने वहाँ पे 6 एकड़ जमीन में आप प्राकृतिक तौर पे सेब उत्पादन किया है। और इसके जो आपके पास
कोई गौवंश है, वो 7 गौवंश हैं, और आपका जो अनुभव है फार्मिंग का, वो 2018 से प्राकृतिक खेती का, वैसे खेती का तो बहुत पुराना है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो खेती कर रहे हैं 2018 से आप कर रहे हैं। टोटल जो लैंड होल्डिंग है 6 एकड़ में है, और जो आपकी प्रैक्टिस एरिया भी वो 6 एकड़ में है एप्पल ग्रोइंग का। और आप एप्पल में रेड चीफ और रेड गाला आप उसकी वैरायटी उत्पादन कर रहे हैं। और आप की विशेषता ये है कि आप अन्य किसानों से हट करके, क्योंकि जहाँ सेब की खेती में बहुत रसायनों का प्रयोग हो रहा है, वहाँ आप जैविक नैसर्गिक रूप से उसे उत्पादन कर रहे हैं। और आपके जो सेब की पौध से पौध की दूरी 4 से 5 फीट की दूरी पर रोपे गए हैं, और आपके कुल 5000 से में से 3000 पौध पिछली बार अच्छे से उत्पादन देने लगे थे। इस साल से आपके लगभग 2000 सेब के पेड़ फलत में हैं, फलत में आए हैं पिछले इस सीजन में। और आप मिट्टी उर्वरता के लिए, माटी की उर्वरता के लिए जीवामृत का प्रयोग करते हैं, फर्मेंटेड गोबर का प्रयोग करते हैं, और फलन के दौरान आप पंचगव्य और पत्थर के अर्क का प्रयोग करते हैं। और फूल आने की अवस्था से थोड़ा पहले आप उस पर मिट्टी का छिड़काव करते हैं। और 2000 लीटर के ड्रम में आप 20 किलोग्राम 3 फीट गहरी मिट्टी और 2 किलोग्राम ऊपर जो सतही मिट्टी है, उसको घोल बना करके कैस्टर ऑयल में अपने पेड़ों पे छिड़कते हैं। इससे रोग और कीट प्रबंधन में भी आपने अच्छा फायदा महसूस किया है। आपका कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो कवक जनित रोग इस एप्पल की फार्म पे हो जाता था, लेकिन जब से आपने प्राकृतिक रूप से उपचार करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, तो न के बराबर ये रोग हैं, ये कीट हैं, कोई भी कीट लगता है। अच्छा, ये जो चित्र आपके नीचे स्वप्निल जी, हाँ, ये और एप्पल ऑर्चार्ड का एक लेआउट है, जिसमें ये आपकी जो पहाड़ी खेती है और उसमें आपके एप्पल के पेड़ हैं, ये और उसमें जीवामृत का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, आपने डेमो दिया है। साथ में ये फ्रूटिंग के दौरान ये आपका बगीचा है, ये आपका चित्र है एप्पल ट्री के साथ। और आप का मेजर अचीवमेंट ये है कि आप प्राकृतिक तौर से फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, सेब की फसलों का, और कोई आपने सहायता नहीं ली, सरकारी सहायता और सर्टिफिकेशन भी नहीं किया। मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, तो मार्केट आप मंडी में बेच रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर से जब आपने ये उत्पादन शुरू किया, तो आपको इसकी साइज में और इसके स्वाद में अच्छा लोगों को भी महसूस हुआ, तो आपके जो फल हैं वो अच्छे रेट पे मार्केट में बिक रहे हैं। साथ में आप पतंजलि योगपीठ के फॉलोअर हैं और आचार्य बालकृष्ण जी को लगातार सुनते हैं। और मैं आपसे, अगर वो आप जुड़ गए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आएं और 1 मिनट में अपनी कहानी का सत्यापन करें। श्री अनिल चमोला जी। श्री अनिल चमोला जी को सर, मुझे आदरणीय श्री विवेक बेनीपुर जी सर से निवेदन करता हूं कि वो आगे के संचालन के लिए मार्गदर्शन कीजिएगा। धन्यवाद दिनेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं स्वप्निल पिसे जी को आमंत्रण दूंगा, आए और अपना अंतिम जो आज के स्टडी का प्रेजेंटेशन है उसे प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। आज के जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है प्रभुकेश पाटिल है, दहेली गांव, तालुका दारवा, डिस्ट्रिक्ट यवतमाळ, महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। इन्होंने जब शुरुआत की नेचुरल फार्मिंग की, वो इन्होंने जून 2018 से उन्होंने शुरुआत की, और उनको जो प्रेरणा मिली है, मोटिवेशन मिला है, परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी के जो रेगुलर लाइव पतंजलि लाइव आस्था चैनल से जो लेक्चर्स होते हैं, उनसे उनको प्रेरणा मिली है। और उनके पिताजी के भी उनको
प्रेरणा मिली है, गाइडेंस मिला है उनके। और उन्होंने प्रभु के जिन जो उनके आसपास के जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनसे मिलके उन्होंने नए एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने जानकारी ली। और उन्होंने 5 एकड़ से उन्होंने शुरुआत। हेलो जी मुख्तार बोलिए। సారీ సార్ మహాలింగం గారు మ్యూట్ చేయండి మైక్ సార్ చెప్పండి సార్. ఇలా మైక్ మ్యూట్ చేయండి మహాలింగం గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. और मेरा एक प्रश्न म्यूट చేయండి మహాలింగం. ओके थैंक यू. प्रभुकेश पाटिल जी ने जो शुरुआत की है नेचुरल फार्मिंग की ओर, उन्होंने जून 2018 से शुरुआत की है। और जो उनको प्रेरणा मिली है पतंजलि से, परम पूज्य स्वामी जी परम पूज्य की आचार्य जी से मार्गदर्शन उनको मिले हैं। और उनके पिताजी के भी उनको प्रेरणा मिली है। और प्रभुकेश जी जो उनके आसपास के जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है उनसे मिलकर उन्होंने जो नए नए एग्रो टेक्निक्स के बारे में उनको जानकारी मिली है। उन्होंने शुरुआत में 5 एकड़ से उन्होंने शुरुआत की और उसमें से प्लांटेशन क्रॉप उन्होंने लिए, जैसे मैंगो का फसल, ऑरेंज, मोरिंगा, गवा, पपाया एंड स्वीट लेमन जैसे उन्होंने फसल अपने खेत पर लगाए है। इनके पास एक देसी गाय है, इनका 5 साल का फार्मिंग एक्सपीरियंस रहा है। इनके पास टोटल 15 एकड़ जमीन है और उसमें से 5 एकड़ में वो नेचुरल तरीके से खेती कर रहे हैं। और उसमें 5 एकड़ में उन्होंने प्लांटेशन जो मिक्स में लिए हैं, जैसे पेरू की फसल में स्वीट लेमन लिया है, ऑरेंज के फसल में भी पेरू लिया है और मैंगो की फसल में भी पेरू लिया है। और जो संतरे का बगीचा है उनका, उसमें मौसम पे उन्होंने ऐसे मिक्स में वो प्लांटेशन उन्होंने किया है। मल्चिंग के लिए जो पाला पाचोड़ा रहता है वो इसका ही आच्छादन वो मल्च के लिए करते हैं। खत व्यवस्थापन के लिए कंपोस्ट खाद बनाते हैं, गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जीवामृत स्लरी अपने पेड़ों को देते हैं, घन जीवामृत भी फसल को देते हैं। कीट व्यवस्थापन के लिए नीम अर्क, दशपर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र जैसे प्रयोग करके अपने कीट व्यवस्थापन करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए इनके पास एक ट्रैक्टर है स्मॉल वाला, और ट्रैक्टर के जो रोटाटर है उससे सहायता से वो खरपतवार नियंत्रण करते हैं। और उनके पास एक वीट कटर भी है, जो पेड़ों के जो आसपास जो घास होते हैं उगते हैं उसका मैकेनिकल वीट कटर से वो अपना खरपतवार नियंत्रण करते हैं। और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स हमको भेजे थे, अपने खेत के जो बगीचे में वो जीवामृत स्लरी बना रहे हैं छाव में, वो उसका एक फोटो उन्होंने भेजा था। और उनके जो आसपास के जो पड़ोस के जो फार्मर्स है वो फील्ड विजिट के लिए उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं, उसका भी एक फोटोग्राफ इसमें मेंशन किया है। और उन्होंने जो अपने खेत में प्लांटेशन कर रहे हैं, जो चंदन का ट्रीज है उसका प्लांटेशन करते हुए उन्होंने एक फोटो भेजा था। और जो उन्होंने जो मिक्स प्लांटेशन किया है जो उसके फसल में, वो भी वो इसमें दिख रहा है फोटो में। और इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स है कि ऐसी नेचुरल खेती करके उनके जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें भी सुधार हो गया है। और जो सभी ये प्रयोग खेत पर ही करते हैं, कभी भी कोई चीज बाहर से नहीं लाते, तो इससे उनका जो बचत खर्चा है जो खेत में आने वाला, वो भी वो कम आ रहा है उनको। और लगभग इन्होंने 15 फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग को और प्रेरित किया और उनको मार्गदर्शन किया 15 फार्मर्स को। और इनका जो एवरेज प्रॉफिट है पर ईयर का लगभग 1 लाख। इनको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान या सब्सिडी मिली नहीं, अभी तक प्रमाणीकरण इनका हुआ नहीं है। मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बताया जाए तो इनके जो एवरी ईयर के जो कंज्यूमर्स है, जैसे गवर्नमेंट के अधिकारी वगैरह, उनसे जो ये फ्रूट्स जो फसल है वो सभी खरीदते हैं। मैं अभी आदरणीय प्रभुकेश राजाभाऊ पाटिल जी को आमंत्रित करता हूँ वो आए, और मैंने जो उनकी जो सक्सेस स्टोरी पढ़ी है उसका पुष्टिकरण कीजिए। आदरणीय प्रभुकेश राजाभाऊ जी पाटिल। हेलो प्रभुकेश जी। हा जोडून आहे वाटते स्वप्नील भाऊ. हेलो प्रभुकेश जी। प्रभुकेश जी, मैंने जो अभी ये स्टोरी पढ़ी है उसका पुष्टिकरण कीजिए।
प्रभुकेश जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो अभी जो स्वप्निल जी ने बातें बताई आपके लिए, उसका एक बार पुष्टिकरण कर दें। सर मैं इनको अलग से बताता तब आप एक बार बताइए। मुख्तार, आपका कोई पेंडिंग रहता है पुष्टिकरण? जी नहीं सर, वो आंध्र प्रदेश वाला एक है सर, जिनका जी। कॉल लग नहीं रहा है सर। अच्छा, नहीं लग रहा है। जी सर, रॉन्ग नंबर है सर एक्चुअली। ठीक है, ओके। मैं अब स्वप्निल एक बार देख लें आप, तब तक मैं एक बार पवन सर को आमंत्रण करूंगा। पवन सर आए, एक बार थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में बताएं। जी नमस्कार, धन्यवाद सभी को, और ओम सुप्रभात। आज का भी ये हमारा जो सत्र रहा है बहुत सुंदर तरीके से संपादित हुआ है, और पिछले कई दिनों से जो हमारी ये केस स्टडी का दौर चल रहा है, अब ये इसका प्रथम चरण का आज विराम हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ है प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन केसेस अभी बहुत सारे हैं, और जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि हम इस प्रकार की जो सेशन है सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहेंगे, और इसको जब हम इस तरह से स्पीड स्पीड लेते हुए, गति लेते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से इस विधि के भी अपने फायदे हैं, और बहुत सारी नई चीजें को भी हमें समझने का, और इस अनुभव में ये 12-14 दिन का जो हमारा अनुभव रहा है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और इस प्रक्रिया को और सुधार करने की जो भी संभावनाएं हैं, जो भी चीजें हम कर सकते हैं, आने वाले सत्रों में उसको करेंगे। यह जानकर के भी बहुत खुशी हुई कि जो हमारे बहुत सारे पुराने साथी थे, जो कि 218 में प्रशिक्षण प्राप्त किए, जानकारी उन्होंने ली, उसके बाद भी वो लगातार प्रशिक्षण देने के बाद भी लगातार इस काम में जुड़े हुए हैं। और मुझे तो अभी याद आ रहा है कि हम पहली बार 2019 में जब हम दूरी एक समस्या थी, मतलब सब जगह नहीं जा सकते थे हम लोग, और भाषा भी एक समस्या थी, तो हमारे कार्यालय में सुधाकर राव आए थे आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और उससे भी जब बातचीत हो रही थी तो हमने कहा कि हमारी जो फार्म लैब हो रही है उसको कैसे देखें, और उन्होंने उस समय उनसे कहा कि हम चलिए किसी भी एक फार्म लैब को यहाँ से वीडियो कॉल करते हैं। उस समय गूगल मीट का भी इतना ज्यादा प्रचार नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले वेल्दी पवन कुमार जी को ही मुझे लगाया और उनके साथ वीडियो कॉल कराई। वेल्दी पवन कुमार जी का नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि हम दोनों एक ही नाम राशि, और पहली पहली जो हमारी वार्तालाप हुई, वीडियो कॉल हुई, वो उन्हीं के साथ हुई। तो वो अपने खेत में ही थे, और खेत से ही उन्होंने अपनी धान की फसल का, और अपने जो जिसमें उन्होंने जैविक तरीके से उत्पादन किया हुआ था, और उसके बाद बगल की जो फसलें थी जिसमें केमिकल लगा हुआ था, उन्होंने अपने खेत से ही वीडियो कॉल करके हमें बताया, और यह भी बताया कि देखिए मैंने जैविक तरीके से किया तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और इस बार बाकी सबने जो केमिकल तरीके से किया था उसमें उनको लॉजिक की समस्या हो गई, उनकी धान की फसल गिर गई है। तो आसपास के जितने भी किसान हैं मेरे पास खेत में आके मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मुझसे जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या आपने किया है। तो मेरा तो काम जो है अच्छा तरीके से चल रहा है, और इस तरह से एक बड़ा सुंदर सा हमारा एक वार्तालाप हुई। तो उनको भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके साथ आज पुराना उन्होंने अपने कार्यों का पुष्टिकरण किया, और उन्होंने अपनी बातें बताई, और बाकी जितने भी हमारे किसान जुड़े हुए हैं, जिनसे आज शायद बहुत समय के बाद भी हमारी उसकी चर्चा हुई है, उनकी बात सुनी है। तो आप सब लोग इस तरह से निरंतर अपने कार्यों में लग रहे हैं, जैविक और प्राकृतिक खेती का जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, मुझे आशा है कि ये इसका विस्तारीकरण आप अपने स्तर से भी कर रहे हैं, और इस योगाहार मंच के माध्यम से यह एक मुझे लगता है कि इस तरह का जो कार्य है और किसी ने नहीं किया है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, कि इस तरह से साथ मिलकर के, सबको साथ लेकर के और उनके बारे में बताना, और उनसे ही उसका ऑनलाइन पुष्टिकरण करना। इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी होती है, किताबें भी लिखी जाती हैं,
लेकिन शायद इस तरह से सबको साथ लेकर के इस तरह से प्रयास करने का शायद ये एक शुरुआती एक हमारा प्रयास रहा है, और इसमें अभी सुधार की यद्यपि संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सही रास्ता है कि इस प्रकार से हम सबको साथ लेकर के चलें और सबकी बात सुने, सबके बारे में वह भी जिसके बारे में लिखा जाता है वह भी अपने बारे में संक्षेप में बताए। और इस योगाहार मंच के माध्यम से जो बातें अनसुनी रह गई हैं, जिसमें और बताने की जरूरत है, उसमें निश्चित रूप से हमारे कृषकों को आने वाले समय में समय समय पर इस योगाहार मंच में बुलाया जाएगा, और इस माध्यम से जो भी हमारे आज के जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, जो पहली बार जुड़े हैं इस मंच में, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी नियमित रूप से इस मंच में जुड़ते रहें, और अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो अपने कार्यों को तो वो नियमित रूप से एक प्राकृतिक और जैविक खेती का जो कार्य करते जा रहे हैं उसको नियमित रूप से वो करते रहे। तो ये आज का हमारा सत्र अब ये समापन की तरफ जाएगा, और इस पर अब जो चर्चाएं हमारी हो रही हैं उस पर चर्चाएं आप सब लोग करेंगे। और इसमें इस दौरान जो हमने जो भी कार्य किए हुए हैं, जो भी ये केस स्टडीज हुई हैं, इसका एक रिवीजन हो गया है। एक जो मेंटर टीम बनी थी उन्होंने अपने भेजने शुरू कर दिए हैं, कुछ के आगे हैं, कुछ के आने बाकी हैं, और इसको संकलित करके हम राज्यवार संकलन कर रहे हैं, स्टाफ वाइज संकलन कर रहे हैं। सभी जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, जो भी स्टाफ जुड़े हुए हैं, सबका नाम लिख रहे हैं कि उन्होंने का सहयोग रहा है, और सभी ने बहुत मेहनत की है। हमारे टीम ने इसको लिखने में मेहनत की, दूसरी टीम ने उसको उसके बारे में बोला भी उसके बारे में, और एक और टीम ने उसका संशोधन किया है, उसकी भाषा को ठीक किया है, और इस लायक बनाया है कि उसको हम भारत सरकार को दे सकें। भारत सरकार के अलावा अन्य भी हमारे जो लोग हैं जो हैं उनको भी हम देंगे, और करीब मुझे लगता है कि 300-400 पन्ने का तो कम से कम यह संकलन हमारा होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों ने जिन्होंने इसमें परिश्रम किया है, मेहनत की है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि इस तरह के हमारे जो प्रयास हैं इसमें आप लोग अपने स्तर से अब और ढूंढना शुरू करेंगे अपने अपने राज्यों में ऐसे कृषकों को जो नवाचार कर रहे हैं, जो कि प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण जिसका वो स्वयं विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उनकी केस स्टडी अब मेरे ख्याल से किसी को अब कहने की जरूरत भी नहीं है कि वो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में सबको आनंद भी आया है। ये प्रक्रिया बहुत आनंददायक रही है, और इसमें सीखने को मिला है, और इससे हमें प्रेरणा भी मिली है। तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के जो भी किसान हैं उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखें, उनको उत्साहित करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें, और यथासंभव उनके बारे में लिखना भी शुरू करें। और इस तरह से ये संकलन हमारा निरंतर बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा, और इस पर हम और उत्कृष्टता लाने का प्रयास करेंगे। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का नमस्कार, ओम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। आज के कार्यक्रम की समापन करने से पहले मैं ये मंच मुनीलाल जी को सौंपता हूँ कि वो डिस्कशन करें और आगे की जानकारी वो आप बताएंगे। और ये हमारा जो प्रेजेंटेशन का सत्र था उसकी जानकारी आज अगर हमारी 11 बजे की मीटिंग होती है, आगे क्या प्लानिंग होगी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आपने जैसा कहा है कि आगे हम सब लोग और केस स्टडी करेंगे, बहुत किसान उत्सुक है। एक निवेदन भी है कि इसमें हमारे संगठन से जो लोग जुड़े हैं विभिन्न राज्यों से, उनसे संवाद किया गया, परंतु उनको ट्रेनर नहीं है या किसी कारणवश उस समय जब हमारा फार्मर समिति कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन 8-10 साल से पतंजलि योगपीठ से संगठन से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, और पतंजलि योगाहार कार्यक्रम जो लगभग चल रहा है उससे भी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग भी अपनी स्टोरी अपन को प्रस्तुत करना चाहते हैं, और मैं आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे किसानों की भी स्टोरी बनाने की इजाजत मिल जाए जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। देश भर से संवाद किया जा रहा है, तो
उनकी भी स्टोरी चूंकि वो किसानी कर रहे हैं और अपनी विचारधारा से और पतंजलि से प्रभावित होकर परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी को सुन करके देख करके और ये कार्यक्रम देने के हर कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं, इससे भी प्रेरणा ले रहे हैं। ऐसे किसानों को भी अनुमति दी जाए। और आज का कार्यक्रम जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और बहन ने बहुत अच्छा योग प्राणायाम आसन व्यायाम कराए और हम सब ने किए हैं। आगे हम चाहेंगे कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इस सफल किसानों की कहानियां जो लिखी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं और सदन सुन भी रहे हैं। किसी के मन में कोई सुझाव भी आते हैं कभी, तो ये सदन बिल्कुल हमेशा खुला रहता है कि आप कभी भी कोई बात रख सकते हैं। और अगर कोई किसी का सवाल हो, सुझाव हो, तो हमेशा कहते हैं कि ये अपना कार्यक्रम है, स्वैच्छिक कार्यक्रम है, इसको हमको अपने मन की बात अपनी व्यक्त कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए। और मैं चाहूंगा कि सदन में हमारे आदरणीय रवि आदित्य जी वगैरह भोपाल से आ गए हैं, भुवनेश्वर राय जी आ गए हैं, मैं और बहन अपूर्वा जी जो नेपाल में थे, नेपाल से बढ़िया कार्यक्रम करके और पधारे, उनका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि रवि आदित्य जी को ही आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। हम लोग एक बहुत ही सुखमय प्रवास और कार्यक्रम के बाद कल यहाँ अपने अपने जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर में अपने घर पे कल पहुंचे, तो एक जैसे एक लग रही थी कि जो जिस चीज में पिछले 2-2.5 महीने से जैसे पवन सर से चर्चा के बाद जिस तरह से हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया जिस और उनके इच्छाओं के अनुसार जैसे वहाँ जितने भी कृषक थे, अनिल जी थे और भी बहुत सारे लोग थे जो लोग एक ग्रुप फॉर्म में आके अपनी बात कहते थे कि मुझे सब्जी की जानकारी चाहिए या गन्ने के ऊपर चर्चा चाहिए, तो वैसा ही एक सत्र हम लोगों ने इसमें तैयार किया। और इसमें पवन सर अभी जुड़े हैं, इसमें कितनी बार संशोधन होते गए, मतलब जैसे जरूरत है। और आप सभी लोगों को एक सुखद अनुभव इसमें रहा होगा। इस सत्र में एक कॉम्बिनेशन था, एक इस प्रकार से इसको समायोजित किया गया था, इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन और जो हमारे फार्मर ट्रेनर थे वो सभी इसमें शामिल हुए। और इस सत्र की एक सबसे अच्छी चीज थी कि वहाँ पे हम लोगों के साथ जितने लोग भी थे वो पूरी के जो वैज्ञानिक गण थे या फिर जो स्टाफ रहे या मैं कह लूँ कृषक, जो 2 कृषक बिंदेश्वरी जी या उमाशंकर जी, ये लोग जब वहाँ गए तो सभी लोगों ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से तालमेल बिठाया, क्योंकि नेट की दिक्कत होती थी, वहाँ वाईफाई से कनेक्शन होता था। तो सारे लोग, आदरणीय मेहता सर हो, भट्ट सर हो, ऋषि सर हो, तो कभी कभार तो ऐसा हो रहा था कि सत्र में नेट की वजह से उसे थोड़ा सा आगे करना पड़ा, लेकिन कहीं किसी के तरफ से कोई ना परेशानी आई, ना कोई दिक्कतें आई, वो सत्र संपूर्ण हुआ और किसानों ने भी अपने सवाल जवाब किए। और जैसे जैविक कृषक के रूप में जिन लोगों को हम लोगों ने बाहर से भी आमंत्रण दिया था, वो पुरुषोत्तम सिद्धपुरा जी हो या फिर बावला जाट जी हो, तो एक उन लोगों के मन में लगा कि इस तरह से भी कोई कार्यक्रम हो सकता है, एक अनूठा प्रयोग था। उनके लिए एक पहला ऐसा अनुभव था जिसमें कोई उनकी बातों को सुन रहा था, उनसे संवाद कर रहा था और उसका निष्पादन कर रहा था। और इस सारी चीजों के बीच में मैं जो पूरी की मैनेजमेंट टीम में आदरणीय विवेक जी की मैं बात करूं या पवन सर की बात करूं या डॉक्टर मेहता सर हो, मैंने एक एक व्यक्ति के साथ में जब उन लोग इंटरैक्ट हुए थे, जब उनका एक चर्चा हुआ था उद्घाटन सत्र के बाद से, तो वो लोग इन सभी लोगों से परिचित हो गए। पवन सर क्योंकि शुरू से चर्चा में रहे थे, लेकिन जितने लोगों उनको लगा कि नहीं ये पूरी टीम जो है पतंजलि की वो हम लोग के साथ में। और आप सब लोगों को बहुत लगेगा एक सुखमय ये चीज की कि जब कल हम लोग की शेड्यूल में, क्योंकि ये कम दिन का था, फार्म विजिट का नहीं था, और मैंने सुबह में वक्त में मैंने तय किया कि हम लोग फार्म विजिट भी कर सकते हैं एक दिन पहले, और पवन सर को मैंने सूचना दी थी इसकी कि हम लोग का फार्म विजिट फाइनल हो गया है, हम लोग फार्म विजिट करेंगे। फार्म विजिट के बाद अनिल सिंह जी ने अपने घर भोजन का प्रबंध किया, और जो मेयर साहब हैं, जो आदरणीय मोहन पांडे जी, उन लोगों ने एक छोटी छोटी चीजों पे, जैसे नेपाली परिधान में अंगवस्त्र और टोपी मुझे भुवनेश्वर जी को दी, फिर एक अपूर्वा जी के लिए भी उन्होंने एक प्रयास करने की कोशिश की जा करके, तो एक उनका एक प्रेम और व्यवहार हम लोग के लिए दिख रहा था। और जब हम लोग कल वहां से अलग अलग हो रहे थे कि अब दोपहर के बाद 3 बजे के बाद हमें 4 बजे निकलना था वहां से, 3:30-4 बजे करीबन में, तो जब उनको रिपोर्ट हम लोगों ने दिया तो वो कह रहे थे कि बड़ा अजीब सा फील हो रहा है
कि आप लोग जब आए तो लगा ही नहीं कि ये समय बीत गया। मैंने लगा जैसे कोई अपना हो वो छूट रहा है वहाँ पे। तो एक जो रिलेशन वहाँ हम लोगों की बनी, एक जो संबंध हमारा वहाँ बना, वो पूरे एक सत्र में, क्योंकि आप लोग को आश्चर्य होगा कि किसान के साथ एक स्कूल के विद्यार्थी की तरह हम लोग सुबह 5:30 पौने 6 से योगाहार चर्चा के साथ साथ जो दिनचर्या बनी थी, जो हम लोगों ने बनाया था, उस लगभग उसी तरह से वो पूर्ण हुआ। कहीं कहीं कुछ संशोधन हुए कुछ परेशानियों की वजह से, लेकिन लगभग अगर आप कहा जाए तो 90% 90% ऐसा था कि सेम वही कार्यक्रम था जैसा पवन सर से चर्चा के आधार पर मैंने बनाया था। और किसान काफी प्रसन्न रहे हम लोग के सहयोग से। तो ये बहुत ही अच्छा जो कह सकते हैं ना एक्सपीरियंस, तो वो सभी लोगों को मिला, क्योंकि किसान हो या वहाँ के जो नगर पालिका के जितने सदस्य थे वो लोग भी वहाँ पर आए थे, या जो दूसरे नगर पालिका के जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा था वो उनके नगर पालिका के अलग था। तो हम लोग जो इस नगर पालिका में आए थे उसका नाम बद्री मास था। तो बद्री मास के भी नगर पालिका के जो नगर प्रमुख थे उन्हें भी ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। और इसमें जब किसान की अगर आप सूची तैयार करते हैं, जब मेरी मेयर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार किसान की अगर आप कहें तो कौन अच्छा, या किस प्रकार जिसके अंदर संभावनाएं हैं कुछ करने की, हम लोगों ने वैसी भी एक लिस्टिंग बताई उनको, ये किसान आप किस तरह से हैं। सारे किसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें आपको थोड़ी मेहनत होगी, इनके साथ ज्यादा प्रयोग करना होगा। और एक अच्छी पहल क्या थी कि जब इसी चर्चा के दरमियान हम लोगों ने बैंक अधिकारी की चर्चा की थी, तो एक नेपाल की एक काफी अच्छी बैंक है लक्ष्मी बैंक करके, तो उसके स्टाफ लोग आए, उनसे भी इस बारे में मैंने डिस्कशन किया कि आप कैसे किसानों के एक लोन की व्यवस्था करा सकते हैं। तो किसान का सबसे बड़ा मुख्य आधार होता है उसे कि कृषि ऋण मिले। और साथ में जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हम तीनों बैठे हुए थे, अपूर्वा जी भी थी, भुवनेश्वर जी भी थे, तो हम लोगों ने इस बात को कहा कि हमारी ओर का जो पैटर्न होता है, जो कुछ इंसेंटिव्स देती है, किसानों के साथ बीमा जुड़ा होता है, तो आप किसानों को मोटिवेट करने के लिए जो भी ट्रेनर आपके होते हैं उनके साथ आप कुछ इस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं, इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। तो एक संक्षिप्त जो कहते हैं ना कि उन्होंने इस चीज को एक एक स्टेप को देखा, क्योंकि मेयर सर वहाँ पे हम लोग के साथ थे, मोहन जी, और वो इस चीज को देख रहे थे कि ये कार्यक्रम कैसे हो रहा है, किस प्रकार हम लोग संचालित कर रहे हैं। और पूरे मतलब जब भोजन के बाद जब वो कभी कभार आध्यात्म पे भी चर्चा होती थी तो सबके विचार वो सुनते थे। तो आप कई एक बार आप लोगों ने भी सुना होगा योगाहार में जो अनिल जी या बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें फुर्सत नहीं दे रहे थे, सुबह से रात तक हम लोग इंगेज कर देते थे, और बीच बीच में गेम हो जा रही थी, वीडियो हम उनको दिखा रहे थे, और हर एक प्रयास से यही रही की चर्चा करें या इनकी चर्चा करें, वीडियो देख उनको जानने की कोशिश से उनका इंटरेक्ट हो, उनसे वो बातचीत करें। आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी जब गए तो उनसे आपको देखें कि क्या फर्क पड़ता है। पवन सर से और विवेक जी ने मुझे कहा कि नहीं, शेड्यूल पे एक फार्मर एक दिन ही के जाएंगे तो एक दिन रुकेंगे, और बिंदेश्वरी जी के लिए मेयर साहब ने कहा कि नहीं, किसान इनसे बहुत प्रसन्न है, इन्हें मैं एक दिन और रुकूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, पवन सर ने तो कहा है सिर्फ एक दिन के लिए, उन्होंने कहा नहीं मैं एक दिन रुकूंगा, मैं पवन जी से मैं बात कर लूंगा। अब सोचिए कि ये जो प्रभाव बना था किसानों का या पूरे इस कार्यक्रम का, ये उनके एक एक लोगों के चेहरे से प्रसन्नता के साथ ये दिखा हमें वहाँ, और जो प्रेम हमें वहाँ मिला, ये जब अपूर्वा जी जाएंगी वहाँ पे PRI में जाएंगी, वो खुद इस बात को बताएंगे कि किस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति था या भुवनेश्वर राय जी के प्रति था। ये बहुत ही अद्भुत था, मैं इसकी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो उनके अंदर में महसूस उन लोगों ने किया, वैसे हमें भी लग रहा था कि जैसे कुछ छूट रहा है कोई अपना वहाँ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। आपने नेपाल के प्रवास में इतना सफल कार्यक्रम हुआ किसानों के प्रशिक्षण का, और आत्मीयता, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि पतंजलि परिवार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम में आत्मीयता अधिक होती है। जो भी मिलता है जुलता है वो आत्मीयता के साथ मिलता है, उसमें दिखावा बिल्कुल नहीं होता है, फॉर्मेलिटी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह सभी कार्यक्रमों में, प्रशासनिक कार्यक्रमों में अन्य जगह ऐसा नहीं मिलता है। सिर्फ ऑफिशियल बात होती है, यहाँ व्यवहारिक बात हो रही है और आत्मीयता की बात होती है। बहुत बहुत शाबाश पूरी टीम को। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय भी आए और वो भी अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें नेपाल का। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी।
धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आवाज साफ जा रहा है? जी 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 जी, काफी विस्तृत रूप से चर्चा रवि जी ने कर दिया है। निश्चित रूप से क्योंकि बहुत दिन हो गया था हम लोगों को ड्यूटी कराए और एक अनुभव था, लेकिन जो जितना उम्मीद किया गया था कि इतना सफल कार्यक्रम होगा उससे कहीं ज्यादा सफल हुआ। अगर अब उसको हम ये कहें कि 101% ये कार्यक्रम सफल रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये रहा कि एक जहां भी हम लोगों ने प्रयास किया कि जो टाइम दे दिया जाता था कि खाना खाने के बाद इतने बजे से आपका कार्यक्रम शुरू होगा, इतने बजे से ये कार्यक्रम होगा, तो चाहे हम लोग कितना हो बिजी रहते थे, अगर कोई काम रहता था निश्चित रूप से 2 मिनट पहले उस हाल में हम लोग चले जाते थे। और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि कोई भी सारे लोगों के मन में ये था कि ये लोग टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, जो टाइम दे दिया गया जिस काम के लिए उस टाइम पर ये लोग पहुंच जाएंगे, चाहे कहीं भी अपने कार्यक्रमों में रहें। तो इस तरह से ये बड़ा कार्यक्रम सफल रहा। कल जो सबसे बड़ा फील्ड विजिट था उसमें भी बहुत अच्छा रहा और काफी किसान आए। उसमें एक नेपाली कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी शामिल हुए थे, एक यूनिवर्सिटी के डीन भी शामिल हुए थे, उन लोगों के साथ हम लोग का फोटो हुआ और वहाँ के जो अच्छे अच्छे किसान थे वो सारे उपस्थित थे उसमें। तो काफी कार्यक्रम अच्छा रहा। जैसा कि रवि जी ने बताया भी कि हम लोग सम्मान की बात जहां तक थी वो भी बड़ा अच्छा रहा। जनकपुर धाम में भी गए, वहां पे जो मुख्य वहां के व्यवस्थापक थे मंदिर के, उन्होंने हम लोगों को सम्मान कराया अपने एक वो अंग वस्त्र दे करके। फिर वहां से हम लोग दर्शन भी किए, फिर वहां भी फोटोग्राफ्स हुआ। सारे कार्यक्रम करने के बाद फिर हम लोग आए और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब सारे कार्यक्रम खत्म हो गए तो मेयर साहब बैठ करके और इस बात पर चर्चा किए कि अब ये काम तो हो गया, इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने यहाँ का जो हम लोग का कार्यक्रम था किस तरह से यहाँ भारत में होता है उसका एक विस्तृत रूप से बात हुई। तो उन्होंने भी उस पर सहमति व्यक्त की कि नहीं, हमारे पास भी ये पावर है कि मैं भी अपने किसानों को कुछ अनुदान के रूप में, कुछ मंथली के रूप में या किसानों को प्रशिक्षण देने के रूप में कुछ मैं दे सकता हूं। तो वो बोले कि नहीं, मेरे पास भी इस तरह का पावर है और मैं इस तरह से करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। और फिर हम लोग जो है और आगे व्यवस्थाओं के लिए आदरणीय पवन सर और उन पर छोड़ दिया गया कि आप वहां से बातचीत करके और फिर जैसा कहेंगे, अगर हम लोग की भी जरूरत होगी तो हम लोग आएंगे। अगर जरूरत आप इन लोगों से फिर कराते हैं तो उसमें भी ऑनलाइन जैसा भी आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए तैयार रहेंगे। तो काफी अच्छा रहा और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात ये रहा कि आदरणीय पवन सर, विवेक सर और ऋषि सर, मेहता सर का प्रोग्राम, मतलब वहाँ के किसान ये कह रहे थे कि गजब नॉलेज है सर के पास, कहीं से कुछ भी पूछिए, क्योंकि सबके बारे में बता दिया गया था। आदरणीय भट्ट सर का सीड वाला कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जितने लोग भी गए थे वहाँ सब लोगों का बहुत अच्छा रहा। निश्चित रूप से थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था, लेकिन वह भी दूसरे मीटिंग में होता था। जो पहले मीटिंग में जितने कार्यक्रम होते थे 12 बजे के पहले, वो बड़े सुचारू रूप से चल जाते थे। तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय काफी हो गया। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बहुत अच्छा लगा। और जल्द शीघ्र से शीघ्र भारत में भी जो हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं, उम्मीद के साथ। और अब हम हमारे साथ आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी जुड़े हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे इतिहास में
लिख रहे हैं कि जो सरकार नहीं कर पा रही है वो काम मान सिंह गुर्जर जी हमारे किसान भाई बड़े लगन के साथ दिन रात मेहनत करके बीज संवर्धन और संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप आए और 2 शब्द इस सदन में अपने बारे में बताने का कष्ट करें। आपकी स्टोरी का भी कल दिनेश जी ने प्रस्तुत की थी, तो आप उसके बारे में भी कि आपकी जो स्टोरी लिखी गई कि जो आपने बताया था वो सही थी और आप कुछ अनुभव भी अपने शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी। शायद आप तक आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है उनके यहाँ, अधिकतर आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन में अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओम जी, धन्यवाद मुंडलाल जी। बहुत अच्छा सत्र चला आज की केस स्टडीज के संदर्भ में, और उसके बाद में पवन सर ने जो ब्यौरा दिया वो बहुत ही प्रेरणादायी है हम सबके लिए आगे काम करने के लिए। और उसी के साथ में आपने जो सुझाव दिया वो निश्चित रूप से पहले भी कहा गया है और आपने उसको दोहराया कि 2018 से तो अपना ये पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम शुरू हुआ है, लेकिन राजीव जी दीक्षित के माध्यम से और किसान सेवा समिति के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से किसान कई दिनों से और कई कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं पतंजलि से, और उन्होंने प्रेरणा लेके 2005 से 8 से जैविक खेती चालू कर दी है। और ऐसे कई किसान हैं, कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन भी जैविक खेती के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी भी कई कहानियां निश्चित रूप से जगह जगह पर आती है, लिखी भी गई है, कुछ प्रसारित भी की है, प्रचारित भी की है। और इसके बारे में पहले भी कहा गया था कि भी जो पतंजलि से जुड़े हुए लोग हैं उनका संकलन किया जाए करके, तो निश्चित रूप से आगे भी इसका संकलन किया जाए। और उनका ब्यौरा जो है वो ब्यौरा जैसा पवन जी ने बोला है कि सप्ताह में एक बार हम देंगे तो बहुत अच्छा ये मिसाल रहेगी और उसमें प्रस्तुतियां सादर होगी। तो निश्चित रूप से प्रचार प्रसार करने में, केस स्टडीज का और कार्यकर्ताओं का एक दूसरे में नेटवर्किंग करने में यह अच्छी प्रोसेस होंगी। इसी के साथ मेरे वाणी को आज मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद भट्ट जी भी सदन में जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी चाहूंगा कि 2 शब्द मार्गदर्शक सुझाव आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, चलिए शायद मेरी आवाज आदरणीय भट्ट जी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आदरणीय अब मैं इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाते हुए मैं बहुत ही ऊर्जावान बहन आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। रंजना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 भैया जी। जी सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, ओम। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से बहन मीना जी ने बहुत सुंदर मधुरता के साथ, संगीत के साथ कक्षा ली, बहुत आनंद आया। और आज का हमारा सेक्शन था कि किसानों की स्टडी, वो भी सक्सेसफुल रही। सभी ने अपने अपने किसान की स्टोरी बताई और सभी किसान भी हाजिर रहे और उनके द्वारा पुष्टि भी हो गई। तो ये सुंदर कार्य चल रहा है हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हरिद्वार की तरफ से और पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के अंतर्गत। बहुत सुंदर आदरणीय श्री पवन कुमार सर और आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी सर और आदरणीय भैया जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम, ये उपक्रम चल रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह ये कार्य और आगे चले और इसमें सभी ऐसे ही सहकार्य करें, एक निष्ठता से एक साथ जुड़कर आगे सहकार्य करेंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं।
और आज जितने भी महानुभाव इसमें कार्यक्रम में जुड़े हुए उन सभी से आभार प्रस्तुत करते। आदरणीय पुण्यलाल भाई जी, बहन राजश्री कुशवा जी, आदरणीय अक्षय त्यागी जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय विश्वजीत जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय कपेंद्र जी, आदरणीय किशोर जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय महिला गम जी, आदरणीय मनीष मानसिंह गुर्जर जी, आदरणीय मुख्तार जी, आदरणीय निर्मल जी, आदरणीय नीरल जी, आदरणीय ओमकारनाथ जी, आदरणीय पंडित वाराणसी जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय पवन कुमार, आदरणीय प्रणाली मराठे, आदरणीय पुष्पांकर जी, आदरणीय राहुल गौतम जी, आदरणीय राजा बिसेन जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूपेंद्र जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय स्वप्निल इसे जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से भाई जुड़े और जो भी हमारे किसान लेफ्ट हुए उन सभी का धन्यवाद, आभार। कल सुबह मिलते हैं फिर पतंजलि ऑनलाइन कार्यक्रम में, तब तक ओम नमस्कार। धन्यवाद सभी को, सादर प्रणाम। और इस उम्मीद और आशा के साथ कि पतंजलि योगाहार परिवार योगाहार कार्यक्रम की जगह जगह शाखाएं खुले और पूरे विश्व में योगाहार परिवार जो है अपना इस योगाहार कार्यक्रम का संचालन हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सबको प्रणाम नमन वंदन करते हैं। ओम। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद, प्रणाम।